कि एक गोली नहीं चली, एक कैजुअल्टी नहीं हुई और 2500 स्क्वायर माइल का एरिया हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। CIA ने एक डिवाइस तैयार की थी और उसको ये कहा कि इंडिया के किसी माउंटेन पे ऐसी जगह लगाया जाए कि वो हिमालय के दूसरी तरफ अगर अगला कोई ब्लास्ट हो उसको वो कैच करेगा। चाइना की नाक के नीचे ये ऑपरेशन हुआ, चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें इंटरफियर करे। 94 पेज की रिपोर्ट वो मेरे पास आ गई। ये रॉ को लेकर तो कई फिल्में भी बनती हैं, जैसे सलमान खान आते हैं, कई एक्टर आते हैं, एक्ट्रेस आती हैं। वो जो फिल्में देखते हैं आप, जैसे टाइगर एक जिंदा है और तमाम रॉ से रिलेटेड, वो कितनी सच्चाई उसमें होती है। जॉन पीछे भागा हुआ आया और मेरे से लिपट गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहना सर हम तो फिल्मी हैं लेकिन आप लोग तो रियल। कहता मैंने पहली दफ़ा रॉ का ऑफिसर देखा। एक अभी भी कमजोरी इस सरकार के हाथ पास है, क्या POK पे चुप हैं। मैं कि कश्मीर का हिस्सा POK भी है तो उसको आप हिंदुस्तान में बाई फोर्स कब मिला रहे हैं? ये उनकी एक आदत है हाथ हिलाने की। ISI एक टुच्ची ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? बम फोड़ आएगी, छोटे मोटे बॉर्डर से वो स्मगलर के हाथ वो चीज़ें लेके वहाँ पे ब्लास्ट करा देगी। इस तरह की हरकतें करने वाले हैं कि इस डिवाइस को एक रॉक से बांध के आ जाओ, इसको अगले साल रखने, क्योंकि अब तब अक्टूबर हो गया। उनमें एक जो आया था आदमी, उसका टेस्टाकुलर कैंसर हो और वो कहते हैं कि ऐसी डिब्बी में बंद है कि जो डिब्बी 100 साल तक नहीं टूट सकती। तो है कहाँ? पूरा नंदा देवी ग्लेशियर में। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार इस शो को सराह रहे हैं। बस गुजारिश ये है कि अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, जैसा कि इस शो में हम आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बेहद खास हैं, रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। इन्होंने देश के कई संवेदनशील मामलों पर काम किया, खुफिया एजेंसी से जुड़े कई जो ऑपरेशन से उनको अंजाम दिया। खुफिया एजेंसी रॉ को लेकर इन्होंने किताब भी लिखी है। उनका स्वागत हम करते हैं। RK यादव जी, पूर्व रॉ अधिकारी। सबसे पहले सर ये बता दीजिए, ये रॉ को लेकर तो कई फिल्में भी बनती हैं, जैसे सलमान खान आते हैं, कई एक्टर आते हैं, एक्ट्रेस आती हैं। वो जो फिल्में देखते हैं आप, जैसे टाइगर एक जिंदा है और तमाम रॉ से रिलेटेड, वो कितनी सच्चाई उसमें होती है और क्या रॉ उसी तरह से काम करती है? काम करने का तरीका अलग होता है, पहले ही बता दीजिए। एक जो जैसा आपका शो है उसमें मैं और जॉन अब्राहम साथ साथ थे। अच्छा। तो डिस्कशन होती रही। वो फिल्मी रॉ ऑफिसर था तो कंपैरिजन ये था कि फिल्मी रॉ ऑफिसर और रियल रॉ ऑफिसर। डिस्कशन होती रही, बातचीत ख़त्म हुई तो मैं उठ के चल पड़ा। तो वो जॉन पीछे भागा हुआ आया और मेरे से लिपट गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहना सर हम तो फिल्मी हैं, हम तो यूं कर देते हैं, निकाल के पिस्टल, ये फलाना, ये मार दिया, गिरा दिया, खून निकाल दिया, ये प्लेन हाईजैक कर लिया। लेकिन आप लोग तो रियल। कहता मैंने पहली दफ़ा रॉ का ऑफिसर देखा है। तो उनकी जो स्टोरीज हैं ना फिक्शन ज़्यादा है। अच्छा। अब हमारी जो स्टोरीज हैं उसमें फिक्शन नहीं है, वो तो रियल लाइफ स्टोरी है। और यहाँ का हर काम ही स्टोरी है। यहाँ के एम्प्लाई का जी। चाहे वो नीचे का एम्प्लाई है चाहे ऊपर का सीनियर है, उसका हर काम ही स्टोरी है। हर चीज जो कर रहा है वो देश हित के लिए, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रॉ में आपके करियर की कैसे शुरुआत हुई? रॉ में पहले कोई ये UPSC वगैरह से नहीं लिया करते थे। तो ऐसे ही मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में नौकरी करता था तब। तो वहाँ पे एक सीनियर थे, उनके जान पहचान वाले कोई रॉ में होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने रॉ का एग्ज़ाम देना है, मेरे से कहा। मैंने कहा दे देंगे। कहते एक एप्लीकेशन लिख दो। एप्लीकेशन दी, वहाँ से कॉल आई, ऑल इंडिया बेस पे एग्ज़ाम हुआ, उसमें सेलेक्ट हो गए। रॉ में एंट्री हो गई। रॉ में एंट्री। इंटरव्यू बड़ा डिफ़िकल्ट होता है।
तो रॉ में क्या पहले फील्ड ऑफिसर या कैसे ऑफिस में बैठना कैसे शुरुआत? अब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड ऑफिसर हैं, दिल्ली में बैठते हैं तो यहाँ के ब्रांच ऑफिसर हैं। अब जैसे यहाँ चाइना ब्रांच में रहा हूँ मैं बहुत साल, तो वहाँ का भी काफ़ी तजुर्बा रहा। फिर फील्ड में मैं पंजाब रहा, राजस्थान रहा, जोधपुर रहा, अमृतसर रहा, तो इस तरह की पोस्टिंग होती रहती है। रॉ में तो डेस्क होता है ना, जैसे अफगानिस्तान डेस्क, पाकिस्तान हर एक डेस्क, डेस्क हर जो एक डेस्क। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब ये अफ्रीका का डेस्क है, अफ्रीकन इंडिविजुअल कंट्री का नहीं है, लेकिन चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये डेस्क अलग अलग हैं। ये अलग अलग। ये जो हमारे नेबरिंग हैं इनके डेस्क स्पेशल है। और उसमें काम होता होगा ये इंफॉर्मेशन गैदर करना, सारी चीज़ें करना, क्या चल रहा है क्या देखिए हमारा काम तो ये है कि अब इंफॉर्मेशन जो मिली उसको एनालाइज करके हर तरह से और सरकार को भेज देना है, बाकी उन्होंने जो एक्शन लेना लेना है। आप रॉ में रहते, आपका कोई चुनौतीपूर्ण जो ऑपरेशन रहा हो जो शेयर कर सकें अब, क्योंकि अब तो काफ़ी वक्त हो गया, कि कौन सा चुनौतीपूर्ण था ऑपरेशन? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो जॉइंट एफर्ट होता है यूजुअली, तो इंडिविजुअल का कमी है, तो जॉइंट जो चलते हैं वो मिलजुल के ही सब करते हैं इसमें। अब राजस्थान में थे तो अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशन हुआ करते थे कि ये कराइए, एजेंट भेजते थे, वो आते थे, उनसे जो इन्फॉर्मेशन ठीक ढंग की हो सरकार को देते थे। इसी तरह अमृतसर में थे सब, तो वो ये जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान के लिए में हमारी पोस्टिंग है। इधर चाइना में कुछ लोग लेह लद्दाख में होते हैं, सिक्किम में होते हैं, वो चाइना को कवर करते हैं। अब सबसे बड़ा सिरदर्द जैसे बांग्लादेश है, इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा होगा मेरे हिसाब से। नहीं, हो रहा है। तो बांग्लादेश में जो भी डिस्टरबेंस हुआ वो उसको लेकर कितना खतरा है भारत के लिए? आप चूंकि बहुत बड़ा खतरा है। यही खतरा 71 में हुआ था, वार से पहले। सेम पैटर्न पे हिंदूज का परसिक्यूशन वहाँ पे हो रहा था, और जब इधर 2-3 लाख हिंदू आ गए थे तो इंदिरा जी काफ़ी वरीड हुई। तो इंदिरा जी ने ये जो 2 हमारे ऑफिसर थे उनको बुलाया, जनरल मानिक शाह दोनों आर्मी चीफ थे, और RN काव जो थे वो हमारे रॉ के हेड थे। तो उन्होंने कहा जनरल मानिक शाह को कि जनरल साहब ये इतने हिंदू पॉपुलेशन वहाँ से यहाँ आ चुकी है और बढ़ती जा रही है, और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि मुझे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, आपकी फोर्सेस? तो जनरल मानिक शाह ने ये कहा था कि मैडम हमारी जो फोर्सेस की ट्रेनिंग है वो हमारे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए है, तो काउंटर ऑफेंसिव के लिए हमारी फोर्सेस को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, क्योंकि ना हम समझते थे इसकी ज़रूरत है। तो कहने लगे आप तैयारी करिए फिर उसकी। कहना ठीक है। कहना कितना समय लगेगा? कहना कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये मार्च 71 की बात थी। तो उन्होंने कहा जाइए आप तैयारी करिए। जनरल मानिक शाह उठ के जब चले गए तो उन्होंने काव साहब को कहा कि अब आप अपना काम करिए। तो उस वक्त हमारी एजेंसी ने बहुत बड़ा काम किया था। ये जो बांग्लादेश से रिफ्यूजी आए हुए थे उनको ट्रेंड किया, हमारी कुछ फोर्सेस की भी ट्रेनिंग के साथ एक मुक्ति वाहिनी बनाई गई और उसको बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया गया, और उसने 6 महीने में ये हालत ख़राब कर दी थी उस वक्त कि जो पाकिस्तान आर्मी थी ज़्यादातर अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस गई थी, रेल के ब्रिज सब उड़ा दिए थे, रेलवे लाइन उड़ा दी थी, उनके सारे पुलिस स्टेशन फूंक दिए थे, और ये हालत कर दी थी कि 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी एंटर होती है और 16 दिसंबर को 93,000 की फोर्स जो है पाकिस्तान की वो सरेंडर कर देती है। 2 हफ्ते की इस लड़ाई में इतनी बड़ी विक्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कभी किसी कंट्री की नहीं हुई, जो कि और इसका ज़्यादा आखिरी में ठीक है आर्मी ने जाके सब टेक ओवर किया, कंट्रोल किया, ये किया, लेकिन जो स्पेड वर्क था, जो उसकी पूरी तैयारी करानी थी, वो हमारी एजेंसी ने की थी।
रॉ ने की थी। रॉ ने की थी। मतलब रॉ ने ही मुक्ति वाहिनी सेना को सब खड़ा किया। सब जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया था, ईस्ट पाकिस्तान का इंटरनल, वो सब हमने किया था। इसके लिए मैं बड़ा प्राइड फील करता हूँ। हालांकि उस वक्त हम इस एजेंसी में नहीं थे, लेकिन RN काव जो हमारे रॉ के फाउंडर थे, और नंबर 2 उनके थे शंकर नायर, वो बड़े डैशिंग ऑफिसर थे। ये ऑपरेशन शंकर नायर को दिया था वो, और 2 हफ्ते के अंदर जो है पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए हमारे सामने। ये था। आप के रहते आप जो प्लेन हाईजैक था उस वक्त थे आप? IC-814 IC-814 के टाइम में नहीं था, मैं वहाँ नहीं था। आपके रहने के दौरान कोई ऐसा ऑपरेशन? मैंने उसमें किया काफ़ी, हालांकि मैंने उस पर वीडियो वगैरह भी बनाई थी उसमें। तो IC-814 जो था वो एक किस्म से, अब उसके बारे में क्या कहा जाए, फेलियर था हर तरह से, मतलब ऑपरेट, मतलब स्टैंड लेने में या हर तरह से। उसकी हाईजैकिंग से पहले एक रिपोर्ट भेजी गई थी हमारे एक ऑफिसर ने, रॉ के ऑफिसर ने, हाँ, नेपाल से, कि ये प्लेन हाईजैक होगा। उसने सुना था वो, और जब वो रिपोर्ट भेजी गई तो रिपोर्ट पे एक्शन नहीं हुआ। अरे अच्छा, रॉ का एक ऑफिसर भी बैठा हुआ था प्लेन में, वो क्या कहानी से? वो काठमांडू से घर आ रहा था, छुट्टी आ रहा था, और देखिए उसी ऑफिसर को रिपोर्ट दी थी काठमांडू में। नहीं, मतलब जो ये ऑफिसर हमारा रॉ का हमारी एम्बेसी में नेपाल में पोस्टेड था। इसके जूनियर ने इसको रिपोर्ट दी थी कि मुझे सर ये रिपोर्ट में खबर मिली है कि यहाँ से एक प्लेन हाईजैक होगा। इसने रिपोर्ट दिल्ली नहीं भेजी, और उसका मिसफॉर्चून देखिए, वो उसी प्लेन से दिल्ली आ रहा था, वो प्लेन हाईजैक हो गया। तो फिर वो भी गया था, वो वहीं रहा था, किसी को पता नहीं चला कि रॉ। देखिए उस पे अगर आपको पुरानी कुछ एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक इजरायली एक प्लेन हाईजैक हुआ था, उसको उगांडा में ले गए थे PLO वाले, और वो एंटीबी एक एयरपोर्ट है वहाँ, उस पे वो ले गए थे, और वो कुछ अपने सोल्जर वगैरह छुटवा रहे थे, या PLO। इजराइल ने एक ऑपरेशन किया था तब, और वहाँ से प्लेन से ले जाके 90 मिनट्स का एक ऑपरेशन था, और वहाँ जाके उन सबको मारा, अपने प्लेन ले गए, अपने को छुड़ा के लाए और वापस यहाँ पे। इस तरह का ऑपरेशन IC-814 पे भी होना चाहिए था। बड़े शर्म की बात है कि 3 टेररिस्ट को हमारे देश का फॉरेन मिनिस्टर बैठा के वहाँ लेके जा रहा है छोड़ने के लिए, और वो उनको लेके गया। उसके बाद वहाँ पे उनकी रिहाई वगैरह हुई, जो भी हुई, जैसे हुई। मसूद अजहर उसमें से एक था। शर्म की बात है। जबकि आपके पास मौके थे। हालांकि हमारी फोर्सेस उस वक्त तैयार की गई थी, ये NSG के कमांडो वगैरह सब तैयार किए गए हुए थे, और ये उसकी तैयारी भी थी कि ये ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि ये जो PMO में, ये जो हमारा रॉ का ऑफिसर था, इसके रिश्तेदार PMO में बैठे थे, और यही हुआ कि ये लगा कि कहीं इसकी कैजुअल्टी ना हो जाए। अगर वो जो रमन कटियाल मारा था उन्होंने, अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता उनको कि ये वो रॉ का ऑफिसर था, इसको मार देते वो पहले। तो ये ऑपरेशन उस किस्म का इसलिए नहीं किया गया कि इनको ये लग रहा था कि ये हमारे इसको पहले ना मार दें। जबकि अगर ऑपरेशन करना होता तो काफी ऐसे टाइम था, मतलब बहुत टाइम था। 3 दिन रहा ये वहाँ पे, एक हफ्ता रहा। इंडियन एयर स्पेस में भी था ना वो विमान, तो फिर अमृतसर से फ्यूल उसकी बनाई गई। हाँ। ये अमृतसर में, ये क्या अमृतसर में इसने लैंड किया था। तो वहाँ का जो DG था उस वक्त, उसने कहा कि मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। इवन के
प्लेन को रोकने के लिए उस पे जो आगे कुछ डालना डूलना था, रोलर वगैरह थे, सब तैयार किए हुए थे। और मैंने कहा भी उनको, कहता लेकिन मेरे को इंस्ट्रक्शन आई कि इसको उड़ जाने दो। वहाँ से वो दुबई गया, दुबई से फिर वो सुना है कि वहाँ भी कुछ असला वगैरह अंदर सप्लाई हुआ था, और फिर वो कंधार आ गया। कोई आपके रहते आपके कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा ऑपरेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं? हमारे कार्यकाल में सिक्किम का हुआ था। क्या था सर? सिक्किम का हमारे 3 ऑफिसर थे। देखिए, एक गोली नहीं चली, एक कैजुअल्टी नहीं हुई, और 2500 स्क्वायर माइल का एरिया हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। अच्छा। हाँ, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता था, और उसमें जो सिक्किम की रानी उस वक्त बनी हुई थी, वो CIA के एजेंट थी। उनकी चाइना की नाक के नीचे ये ऑपरेशन हुआ। चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें इंटरफियर करे, और 3 ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें 2 सिख थे, एक बंगाली थे। और आरएन काओ ने ऑपरेशन किया। 2500 स्क्वायर माइल का एरिया बगैर किसी कैजुअल्टी के, बगैर आर्म्स अम्नेशन की इन्वॉल्वमेंट के हिंदुस्तान से मर्ज किया गया। ये बड़ी हिस्टोरिकल बात है। इसके ऊपर भी मैंने किताब में लिखा है, काफ़ी बहुत डिटेल है। बाद में उन्होंने भी लिखी, जो वहाँ पे एक ऑफिसर पोस्टेड था, उसको भी मैंने इंस्टिगेट किया था कि लिख दो, क्योंकि हमारे पे बैन है लिखना। मैंने कहा लिख दो, ये आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, उनको पता होना चाहिए इस देश में क्या क्या हुआ है, और उसके कर्णधार करने वाले कौन थे। आप लोग थे, हम थे, जो जिस किस्म की, जिसका एक आदमी का तो ऑपरेशन होता नहीं है, ये तो कंबाइंड टीम वर्क है। तो ये मैं क्या लिख देना चाहिए, इसीलिए मैंने किताब लिखी मिशन RNDW, जिसमें इस देश की इंटेलिजेंस की, जब से देश आज़ाद हुआ है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, वो पूरा एलोबरेट किया है 47 से, जब चाइना में ऊपर जाके वो मैकमोहन लाइन कहीं है ही नहीं, ना थी, और किस तरह वो उस वक्त के जवानों ने जाके ऊपर, इसमें मई में जाते थे, अक्टूबर तक बेचारे जो है ये बिस्कुट मट्ठी लेके जाते थे, और कुछ खाने के लिए नहीं होता था। 3-4 महीने उन पे गुजारा करके, और आगे जाके झंडे गाड़ आते थे, अपना सामान फेंक आते थे। वो चाइनीज आते थे, देख के सोचते थे इंडियन टेरिटरी है, वो पीछे हट जाते थे। इस तरह कई हजार किलोमीटर एरिया हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने उस वक्त इंडिया का बढ़ाया उस तरफ। मैकमोहन लाइन जो है डिवीज़न जो करती है चाइना और इंडिया का, वो इमेजिनरी है, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है पहाड़ों का, तो उसके में कोई बाउंड्री ऐसे तो खिंच नहीं सकती जैसे अब जम्मू से ओखा तक खिंच गई पाकिस्तान के सामने। तो इस तरह से बहुत बड़ा, और उन दिनों फैसिलिटी कुछ नहीं होती थी। उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसमें एक करम सिंह नाम का सिपाही होता था, सिपाही था या जूनियर ऑफिसर था, उसने इतना काम किया कि उसकी रिकॉग्निशन में अब प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार में एक आइलैंड का नाम करम सिंह आइलैंड रखा है। अच्छा, करम सिंह जी की आप उनका? करम सिंह उसका नाम था, सरदार जी थे वो जी। हाँ, रॉ के ऑफिसर थे तब रॉ नहीं था, तब IB थी। अच्छा। रॉ 68 में बना है। अच्छा, 1968 में, तब IB थी। तब ये एक्सटर्नल काम भी IB करती थी, इंटरनल भी। अब IB इंटरनल करती है और RNDW एक्सटर्नल करती है। आपने 47 का जिक्र किया, 71 का, और आपको क्या लगता है रॉ का एक बड़ा अचीवमेंट जो आप बता सकते हैं? आजकल हाँ, आजकल या पहले भी, कभी भी कोई एक बड़ा, कभी? आजकल अब देखिए कि अगर आप ये देखें, ये अजीत डोभाल जो बैठे हैं, ये तो रियल टास्क मास्टर है और पक्का नेशनलिस्ट है, काम करने में दिलेर है। अब उसी का ये नतीजा है कि आप ही शहीद कहाँ बैठा हुआ है, रावलपिंडी हेडक्वार्टर के अंदर बैठा हुआ है। अब उसके भांजे भतीजे कई मर चुके हैं। हाफिज सईद पे भी तो अटैक हुआ। वो तो
वो छुपा बैठा है वो। नहीं, वो क्या खुल के नहीं बोलता था। और जो है बाकी जो इंडिया के खिलाफ आवाज़ निकाल रहे थे वो भी दुम दबा के, अब दाऊद गाजी पता कहाँ है, वो कहते हैं कहीं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है या क्या है, कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब अगर हो रहा है तो ये कुछ काम तो हो ही रहा है ना। और ये अजीत डोभाल जो है ये इस मामले में इसका बहुत एक्सपर्ट आदमी है, ये छोड़ेगा नहीं किसी को। क्या खासियत है अजीत डोभाल की? कभी आप मिले, कोई कभी काम किया? अजीत डोभाल से मिले हैं काफ़ी, बहुत नेशनलिस्ट आदमी है काम करने में। उसमें एक क्वालिटी है जो आर.एन. काव में भी थी, कि अगर कोई छोटे लेवल का ऑफिसर भी कोई काम कर सकता तो उससे वो डायरेक्ट करवा लेते हैं। वो हियरकी वाला चक्कर नहीं आता कि सीनियर से पूछेंगे या जूनियर से पीछे। उसने अगर करना है, छोटे लेवल का ऑफिसर भी कैपेबल है तो उससे डायरेक्ट कराएंगे। वो बीच में जो अफसरों की लाइन होती है ना, वो उसकी ज़रूरत नहीं है फिर। ये उसमें क्वालिटी है, ये आर.एन. काव में भी थी। कुल मिला के आप अजीत डोभाल को मानते हैं कि वो ऑपरेशनल है, ऑपरेशन के मामले में काफ़ी तेज है? जी डोभाल देखिए अभी तो मेरे ख्याल है आप सबको याद होगा, आप सब लोग जागरूक नागरिक है इस देश के, जनता को भी आप ही जागरूक करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने थे और अजीत डोभाल को एनएसए लगाया था। उससे पहले आप बैक में जाइए, कहीं अहमदाबाद में बम फट रहे थे, कहीं बेंगलोर में फट रहे थे, कहीं जयपुर में खतरा था, कहीं दिल्ली के लाजपत नगर में खतरा था, कहीं हर जगह बम फट रहे थे ज़्यादातर। इनके आने के बाद कहीं एक भी पटाखा छूटा नहीं छूटा। इंटरनल तो सब कंट्रोल कर रखा है। हाँ, रहा कश्मीर का, तो कश्मीर का कुछ तो कंट्रोल कर लिया है ऑलमोस्ट। आप देख रहे होंगे इतनी किलिंग या वायलेंस वहाँ अब नहीं, पत्थरबाजी भी ख़त्म ऑलमोस्ट हो गई है। और नया रेगुलेशन आया, उसमें यूटी का स्टैंड, उसको जम्मू अलग किया, कश्मीर अलग किया, लद्दाख अलग, उससे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। तो ये इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हाँ, एक अभी भी कमजोरी इस सरकार के हाथ पास है। क्या कमजोरी? पीओके पे चुप हैं। पीओके पे तो अमित शाह पार्लियामेंट में बोलते हैं। अमित शाह कम बोलते, राजनाथ सिंह ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, दोनों लोग बोलते हैं कि ये अभिन्न हिस्सा है भारत का। एक जैसे हमारी आपकी डिस्कशन हो रही है, एक कॉन्क्लेव हो रही थी, तो उसमें राजनाथ सिंह बैठे थे और बातचीत होने के बाद मेरे को बुलाया गया था कि, तो मैं आगे बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप क्वेश्चन पूछिए। तो मैंने राजनाथ सिंह से कहा, मैं राजनाथ सिंह जी, आप पार्लियामेंट में कह चुके हैं कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कहते हाँ। पीओके कश्मीर, मैं कहा कश्मीर का हिस्सा पीओके भी है, तो उसको आप हिंदुस्तान में बाई फोर्स कब मिला रहे हैं? ये उनकी एक आदत है हाथ हिलाने की। तो हाथ हिला के मुझे कहते हैं इसको तो बचा ले, मतलब जो हमारे पास कश्मीर है। ये पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी होगी। तो कहते इसको तो बचा ले, ये इनका नज़रिया है। तो वो बात नहीं है, किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है जो इंदिरा गांधी में थी। वो आयरन लेडी थी, उसने बांग्लादेश के बनाया नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन इनमें ये दम नहीं है कि ये तो हमारा 52% लिए बैठे हैं, हमारे पास तो 48% ही है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो ये कब मिलेगा? जब से अब मैं 70 ईयर्स का हो चुका हूँ, सुनते आ रहे हैं कश्मीर हमारा था, लेके रहेंगे, ये अब तक तो कुछ हुआ नहीं। अब आने वाली जनरेशन, आप भी ये कब तक इस चीज़ को देखती, ये बाई फोर्स होगा।
भाई फोर्स हो गया, लेकिन न्यूक्लियर भी तो है पाकिस्तान के पास, रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? न्यूक्लियर उनके पास है, हमारे पास नहीं है। वॉर हो जाएगी। मतलब ये है कोई आदमी रिवॉल्वर बैठा लिए बैठा है और मेरे पास रिवॉल्वर है, मैं डरा बैठा रहूं उससे। हम्म। ये तो जो पहले शूट करेगा वो मारेगा। तो आप चाहते हैं कि पीओके बिल्कुल बाई फोर्स करे, उसको कैप्चर करना चाहिए सरकार को, और ये कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन मैं जो मेरी अपनी डिस्कशन यहाँ हाई लेवल्स पे हुई है कई दफ़ा, कोई एजेंडा नहीं है इनका। खैर ये तो पॉलिटिकल मामले हो गए। जो बेसिक चीज़ है, लोग जो जानना चाहते हैं कि रॉ जो है, रॉ के बारे में फिल्मों में लोग देखते हैं जरूर, जैसे आपने बताया जॉन इब्राहिम, सलमान खान, बड़े बड़े हीरोज, वो कहीं अफगानिस्तान में चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। रॉ का गठन कैसे हुआ, क्या सोच कर? चूंकि आपने बताया आईबी आज भी एग्जिस्टिंग है और काफ़ी अच्छा काम करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। रॉ का गठन क्यों हुआ, क्या मकसद था? देखिए, इंदिरा जी ने जब ये 65 की लड़ाई के बाद, तब लाल बहादुर शास्त्री थे, 66 में जब वो पीएम बनी, तो उनके जहन में ये बात आई कि ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस अलग होनी चाहिए। तो उस वक्त ये आर.एन. काव हमारे जो थे, इनको बाहर का तजुर्बा भी था। ये घाना एक कंट्री है, उसकी इंटेलिजेंस को सेटअप करके आए थे वहाँ पे, और 1960 में, और उससे पहले भी ये काफ़ी कश्मीर पे काम कर चुके थे। तो इन्होंने काव साहब को सेलेक्ट किया कि आप एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस अलग से गठन। तो मेरी काव साहब से बात भी हुई थी इस बारे में। तो उन्होंने कहा, यादव जी, मैंने जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी ज़्यादातर, उनकी सबकी इंटेलिजेंस को स्टडी किया था, और उसके बेस पे एक मैंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके सरकार को दिया था, और उसके बेस पे RNDW का गठन हुआ था। और इसमें यही नहीं कि ये फील्ड का काम हो, इसमें साइंटिफिक डिवीज़न भी क्रिएट की गई थी, इकोनॉमिक डिवीज़न भी क्रिएट की गई थी। साइंटिफिक और इकोनॉमिक का इंटेलिजेंस से कोई लिंक नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा लिंक है। अगर मुझे पाकिस्तानी की इकोनॉमी ख़राब करनी है, कैसे करनी है, कौन से हथगंडे मुझे अपनाने चाहिए, साइंटिफिक तरीके से किस तरह हमारे अंदर और डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये सब इसके लिए विंग क्रिएट की गई थी अलग। इसके अंदर लैंग्वेज विंग अलग थी, क्रिप्टोग्राफी की अलग थी। तो रॉ को एक किस्म से फुल फ्लैज जो CIA के पैटर्न पे तैयार किया गया था, और उसका यही हुआ कि 71 की लड़ाई में ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रॉ का। रॉ और ISI, ISI जिसने 26/11 अटैक करवा दिया, रॉ ISI भी अच्छी एजेंसी मानी जाती है। तो रॉ और ISI अच्छी मानी जाती है, मतलब उनके कंट्री के हिसाब से। मैं तो दुश्मन, मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, उनका अगर कोई एजेंसी हमारे दुश्मन मुल्क की अगर वो अच्छी है, तो अगर अच्छा काम करती है तो बिल्कुल करेंगे। अगर आप रॉ और ISI में तुलना करें तो कुछ भी नहीं आया ISI रॉ के सामने। ISI एक टुच्ची ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करेगी? बम फोड़ आएगी, छोटे मोटे बॉर्डर से वो स्मगलर के हाथ वो चीज़ें लेके वहाँ पे ब्लास्ट करा देगी। इस तरह की हरकतें करने वाले हैं। ये ऐसे नहीं है जैसे कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सिक्किम का लिबरेशन कराया इस तरह, और श्रीलंका देख लो, सीधा किया हुआ है ना। बांग्लादेश तो उड़ा दिया ना ISI ने। अब हुआ ना, मैं इनिशियल कह रहा हूँ, इनिशियल तो हमारा कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कराने का। अब जो हो रहा है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा। तो आपको ये आपको लगता है ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसके पीछे ISI का भी ब्रेन है? हमारी भी कमजोरी है, हम इतना उस पर तवज्जो नहीं दे पाए जो हमें देनी चाहिए, और ISI ने दिया। ISI ने तो एक किस्म से आग में जो है वो डाला है।
आग डाला। लगी हुई थी उसको और सुलगा दिया है। अब हिंदू जो है उनका वहाँ कितना प्रोसिक्यूशन हुआ है, उनके मॉल जला दिए, उनके होटल जला दिए, उनके घरों को आग लगाई, ये लगाई। कभी कभी सुना था वहाँ पे? वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी इन्होंने क्रिएट की है या ऐसा ही का हाथ है इसमें? ऐसा वहाँ पे कभी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में इस किस्म का विवाद कोई होगा। अब ये ऐसा कर दिया, ये परमानेंट हो गया है, तो आईएसआई सक्सेस होगी ना वहाँ तो? सक्सेस हो गई। हम फ्लॉप हुए। तो यही मैं पूछने जा रहा हाँ था कि मैं कह रहा हूँ हम फ्लॉप हुए। यही कि मतलब रॉ और आईएसआई को अगर आप तुलना करें आज आज के बांग्लादेश के संदर्भ में उसमें कहूँगा मैं, और जगह नहीं कह रहा मैं। और जगह नहीं गए। हाँ, एक पर्टिकुलर जगह अगर कुछ हुआ है और उसमें उनका अपर हैंड है तो है, लेकिन अगर आपके श्रीलंका में आईएसआई है हमारे से नहीं, या इधर उधर और जगह कहीं पे है, बाहर भी है, तो हम अपनी जगह परफेक्ट हैं, वी आर बेटर। पाकिस्तान को चलाता आईएसआई और आर्मी है और कुछ हद तक, कुछ हद तक। कुछ हद तक है। नहीं तो इमरान खान अंदर क्यों पड़ा होता अभी तक? हम्म, उसने थोड़ी इस पे नकेल करनी चाहिए थी, हम्म। तो उसको अंदर भेज दिया इन्होंने। नवाज भारतीय, शरीफ को भी साथ भी यही हुआ था। हाँ वो तो भगना पड़ गया था लंदन। नवाज शरीफ जो था उसने तो वाजपेयी को भी और इस तरह से सबसे अच्छे संबंध बनाने चाहे थे, और धोखा भी दिया। और मोदी भी काबुल से आते हुए उनकी माँ के पैरों को हाथ लगा के आए थे, और आके जैसे इंडिया पहुँचे अगले दिन जो है पठानकोट अटैक हो गया। फिर उरी हुआ। उरी धोखेबाज बाद में- लोग हैं, धोखेबाज मुल्क है। हाँ, पठानकोट नेक्स्ट डे हुआ था। अच्छा, हाँ जब वो सॉल वॉल दे के और पूरा हाँ हाँ हाँ, शादी ब्याह सब बिल्कुल आए थे, नेक्स्ट डे हो गया था। तो इससे बड़ी और एक किस्म से हमारे लिए दुख की बात और क्या होगी कि हमारा प्रधानमंत्री वहाँ जाए, उनके मैरिज में शामिल हो वहाँ के प्रधानमंत्री के, उसके बाद अगले दिन हमारे एयरपोर्ट पर अटैक हो जाए। तो हम तो क्या भाई इसमें क्या भाई, हम एक गुड ये जेस्चर दिखाते हैं कि भाई ISI पड़ोसी ये है। चाहती थी कि इनके ये संबंध ना सुधरे। ओ यही ये उसके बाद से आज तक चुप है। मोदी भी चुप है। मोदी के आप देख रहे होगे आजकल मोदी जी के मुंह से दो शब्द नहीं निकलते। हाँ, पाकिस्तान को तो इग्नोर ही कर दिया। नहीं, दो शब्द नहीं निकलते, दो शब्द नहीं निकलते, एक पाकिस्तान एक चाइना। अब देख लेना, कभी भी कहीं इनका नाम नहीं ले रहे हो। तो पीएम क्यों लेगा नाम? हाँ, प्रधानमंत्री क्यों नाम लेगा? तो क्यों जिसका नहीं जो लेंगे? काम है एजेंसी ये का काम हमारे है। साथ जो 20 तरह की प्रॉब्लम हो रही है, गलवान हुआ, ये हुआ, उधर और हो रहा है, ये इसके बारे में क्यों नहीं लेना चाहिए? लेने से क्या हो जाता है? कोई गलत बात ये दो कंट्री करते हैं तो उनका बोलना बनता है इस बारे में। आपको लगता है बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और M16, उससे जो काम करने का तरीका है कैसा है? अलग अलग है, कैसा है? हमारा मोसाद से एक किस्म से मैच नहीं करता। मोसाद जो है वो इजराइल का आयरन हैंड है। उसको जो करना है, मारना है, अटैक करना है, जो करना है, उसको पावर है। हमारी एजेंसी को ऐसी पावर नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन करना होगा इस किस्म का तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, और उसमें और दूसरी एजेंसियों को भी हमारी को अगर इन्वॉल्व करना पड़ता है वो करते हैं। MI6 भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है, और CIA का कुछ जैसे कंट्रीज में ऑपरेशन है उसके लिए स्पेशल परमिशन उनकी सीनेट देती है। वहाँ पे भी पॉलिटिकल कंट्रोल है। बांग्लादेश के युद्ध में आपका कोई रोल था? बांग्लादेश कोई आपका रोल, आपकी भूमिका थी? नहीं, हम तो मैंने बताया ना, राजस्थान रहे, इधर रहे, उधर बांग्लादेश ज़्यादातर कलकत्ता से कंट्रोल होता था। एक किताब आपने लिखी है, न्यूक्लियर बॉम्ब एंड गंगा। यस, क्या है बताइए जरा से। ये 1964 में
64 या 65, आई जस्ट कर। चाइना ने अक्रॉस द हिमालय, शिनजियांग इनका प्रोविंस है, उसमें एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। अच्छा। वो पहला उनका न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर पावर बने थे। तो क्योंकि हमारा चाइना पड़ोसी है, तो इसमें सबसे बड़ा खतरा तो हमें ही हुआ कि ये अब न्यूक्लियर पावर बन रहा है। और दूसरा, मैंने ये शब्द यूज़ किया था कि अमेरिका वो दुनिया का दादा है, तो उसको तो तकलीफ होनी थी कि ये कम्युनिस्ट कंट्री है और ये बन गया है। तो ये CIA ने एक डिवाइस तैयार की थी और उसको ये कहा कि इंडिया के किसी माउंटेन पे ऐसी जगह लगाया जाए कि वो हिमालय के दूसरी तरफ अगर अगला कोई ब्लास्ट हो तो उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या उसके डेंजरस पॉइंट हैं, क्या उसका पोल्यूशन लेवल है, क्या क्या वो, हाउ इट इज़ डेंजरस, उसको वो कैच करेगा और डिवाइस, और CIA उसको अपनी कंट्री में ले जाके एनालाइज करेगा। हमें उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी थी, तो नंदा देवी को सेलेक्ट किया गया था। ये उस डिवाइस को रखने गए थे। वो जब 65 में रखने गए और वो डेजिग्नेटेड प्लेस से जब 20-30 फुट 40 फुट पहले थे, बहुत तेज़ जो है ब्रिजार्ड आ गया, तूफान आ गया बर्फ़ का। तो उन्होंने नीचे वायरलेस किया कि अगर हम कुछ भी आगे गए तो मर जाएंगे। तो नीचे से इंस्ट्रक्शन गई कि इस डिवाइस को एक रॉक से बांध के आ जाओ, इसको अगले साल रख देंगे, क्योंकि अब तब अक्टूबर हो गया। तो अगले साल जब वो 66 में रखने गए तो वो रॉक टूट के नंदा देवी ग्लेशियर में गिर चुकी थी और वो डिवाइस भी गिर गई थी। तो ये उसको कुछ साल ढूंढते रहे, 3-4 साल, वो नहीं मिली। तो हमारे क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर थे सभी इसमें इन्वॉल्व, वो चुप बैठ गए। अमेरिकन आए थे, वो प्राइवेट थे, हालांकि उनसे भी ऑथ ऑफ सीक्रेसी साइन कराई थी। अब वो अपने घर चले गए। 1978 में, ये 66 की बात है, उनमें एक जो माउंट आया था आदमी, उसका टेस्टाकुलर कैंसर हो गया। उसने वहाँ के एक मैगज़ीन को इंटरव्यू दे दिया कि मैं उस न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल से टच हुआ था, इसलिए कैंसर हुआ मुझे। वहाँ की एक मैगज़ीन में स्टोरी छप गई। वो छपी तो इंडियन पार्लियामेंट में ऑब्वियसली शोर मच गया। तो मोरारजी देसाई PM थे, जैसा कि सरकार अक्सर करती है ऐसी इंसिडेंट पे। उन्होंने एक 6 साइंटिस्ट की कमेटी बैठा दी और उसने कहा कि भाई ये सब चीज़ को एनालाइज करो, कैसे क्या हुआ, किस तरह ये डिवाइस बनी थी, क्या थी इसका सब, और इसके क्या रेपरकशंस होंगे आगे, ये वो, और 1 साल में आपको रिपोर्ट देनी है। 1 साल के बाद जब रिपोर्ट कंप्लीट हुई तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर चुकी थी। 80 में इंदिरा जी की गवर्नमेंट आ गई, वो रिपोर्ट साउथ ब्लॉक की अलमारी में बंद हो गई। पर चांस वो 94 पेज 94 पेज की रिपोर्ट वो मेरे पास आ गई। पर चांस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो उस रिपोर्ट पे मैंने ये किताब लिख दी, न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा। न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा, उसमें जो डिवाइस पड़ी हुई है, एक जो मैंने जिसके बारे में जिक्र किया है, नागासाकी पे अमेरिका ने अगस्त 45 में जापान में नागासाकी शहर पे बॉम्ब डाला था और उसमें ये मटेरियल था, Pu-238 बोलते हैं इसको, वो 6.5 किलो था। अमेरिका ने उसको टेस्ट नहीं किया था कि हाउ इट इज़ डेंजरस, एज ए जल्दबाजी में उसको बनाया बॉम्ब, उसका ले जाके और उसके ऊपर डाल दिया। उनको ये नहीं पता था कि इसका कितना डिवास्टेशन होगा। एक रात में 75,000 आदमी मरे थे और बाद में लाखों क्रिपल हुए थे। वो Pu-238 जो न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल है वो 6.5 किलो था। हमारी इस डिवाइस में 1.75 kg है, जो कि अमेरिकन क्लेम करते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसी डिब्बी में बंद है कि जो डिब्बी 100 साल तक नहीं टूट सकती। अरे तो है कहाँ?
वो पड़ा है नंदा देवी ग्लेशियर में। मैंने बताया ना कि वो रखने गए थे, वो अगले साल जब वो गए तो रॉक टूट के नीचे गिर चुकी थी, तो उसमें वो डिब्बी उसी में पड़ी हुई है, और उसमें 2.25 किलो है ये, 1.75 kg। और वो कह रहे हैं अमेरिकन की ये डिब्बी 100 साल नहीं खुलेगी, उनकी मान लेते हैं। तो 36 और 25 60 तो हो चुके, अब 40 साल तक तो हम भी इंतजार नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। और वो डिब्बी जो है एबनॉर्मल सरकमस्टांसिस में पड़ी हुई है, ग्लेशियर में पता नहीं कितने -डिग्री में नीचे है। अब वो कब फट जाए, क्या उससे के रिपरकशन होंगे, क्योंकि 1.75 kg जो Pu238 मटेरियल है, वो अगर गंगा जी में मिल गया, वहाँ से गंगा जी ओरिजिनेट होती है। आई थिंक 50% जो गंगा जी वहाँ का पानी वहीं से आता है, उससे। तो अब शुक्र है कि आपने आज महाकुंभ हो गया है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, और आप भी मंगलवार को देंगे, तब तक सब वहाँ से तंबू वगैरह उखड़ जाएंगे। अदरवाइज मैं पहले बोल देता तो मुझे जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं शायद मार ही देते। वैसे भी आजकल बड़ा बवाल है कुंभ में, हाँ, पानी में कीड़े मिल गए। मैं चुप रहा अभी, ये हो जाने दो महाकुंभ, नहीं तो ये अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गंगा किसी को किताब भी किसी ने देख ली तो मेरे पीछे पड़ जाएगी, हमें हमारे पीछे पड़ जाए गंगा जी के साथ। कुछ बोलिए इस वक्त तुम लोग दुश्मन हो जा रहे हैं। ये इसको रिलीजियस इशू बना देंगे। तो मैंने तो देखिए, मेरी ड्यूटी थी कि जो गंगा जी को खतरा है उसके लिए सरकार को आगाह करूं। मैंने किताब प्रधानमंत्री को भेजी, उनको लेटर भी लिखा कि इस पे, वाटर मिनिस्टर को भी लिखा कि इसको को देखें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, उस डिवाइस को ढूंढें, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। डिवाइस कब गुम? 78 में। डिवाइस कब लॉस्ट हुई? 78 में। 66 में गिरी। 66 में। 65, हाँ 66 में। तो कभी कोशिश नहीं उसको तलाशने की? मैंने कहा ना 3-4 साल ये तो कोशिश करते रहे, नहीं मिली। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये आज आप देखें, इतनी साइंस ने और दूसरी टेक्नोलॉजी में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि बड़े बड़े बीमर आ गए हैं, इवन जो रॉक को भी पेनिट्रेट करके मीलों तक बता देंगे क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ग्लेशियर में क्यों नहीं ये इसको ढूंढ सकते हैं जाके, ये बीमर्स को यूज करते हैं। तुम्हारे पास अगर ये नहीं है बीमर, कहीं से अमेरिका से उधार ले लो, कहीं और से ले लो, तो ये ट्रेसेबल है। नहीं, अच्छा, ये विस्फोट कैसे होगा? इसको कोई एक तो मतलब ऑटोमेटिक तो ब्लास्ट होगा नहीं, जब कोई रिमोट नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा। वो डिब्बी अगर फट गई तो वो पानी में मिल जाएगी, वो जो मटेरियल है Pu238, पानी फिर जहरीला हो जाएगा। उसके 2 रूप हैं, अगर उसको ब्लास्ट के लिए यूज करना चाहोगे, ब्लास्ट भी के लिए वो काम आ जाएगा। तो ये रिपोर्ट जो आपने जिस पे किताब लिखी है, रिपोर्ट कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई और सरकार ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने किताब लिख दी, डोमेन में आई गई। जब मैंने किताब लिख दी, सरकार ने आधिकारिक तौर पर कभी ना एक्सेप्ट की और ना कभी मेरे से कांटेक्ट किया। मेरा एक आखिरी सवाल है चलते चलते। बांग्लादेश में बड़े हालात खराब इन दिनों चल रहे हैं, और आपने तो खुद ही मान लिया कि ISI इस मामले में भारी पड़ी और हमारी एजेंसी थोड़ा सा, या हमने इग्नोर किया, या जो भी चीज़ें हैं। तो ये कितना बड़ा खतरा होगा बांग्लादेश में जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है इंडिया के लिए, और जो एजेंसी है, आप रॉ में रहें, किस तरह से जो हमारी एजेंसी के लोग हैं उनको वहाँ पर फोकस करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी ये कहा था कि घाना में इजराइल ने अटैक करके अपने 20-25 ही सोल्जर वो थे, उनको बचाया था। कंट्री अगर चाहे कुछ भी कर सकती है। अब ये हिंदू परसिक्यूशन है, वहाँ हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, ये बढ़ेगा। उनके साथ जो हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट कौन सी कंट्री करेगा? सिर्फ इंडिया। अब तुम उनको प्रोटेस्ट नोट लिख के भेज दोगे, उससे तो कुछ होना नहीं है। वहाँ के जाके इनको
अगर ज़रूरत पड़े तो फिजिकल इंटरवेंशन करें। ये हमारी आर्मी 12-15 लाख की जो है इतने साल से परेड कर रही है, या वो सवेरे अपने हथियारों को वो रोज वो टेस्ट कर लेती है, क्या काम आएंगे? किस लिए? जाओ अंदर जाके रोको उनको। आपकी जो आप जहाँ थे रॉ में, वो क्या काम कर रही है? उनको इस तरह के इनपुट नहीं वो थे तो कि सिर्फ जाके वो कि तो इतना सब कुछ वहाँ चल रहा है, देखिए हमारी एजेंसी तो फेल हो गई। हमारी एजेंसी सिर्फ इन्फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को हम्म, कि ये हालात हैं। मैंने कहा ना, वी आर नॉट आयरन हैंड ऑफ गवर्नमेंट। हम जाके वहाँ गोली नहीं चला सकते, गोली सरकार ही चलाएगी। समझे मेरी बात आप? हमारा काम सरकार को इन हालात के बारे में आगाह कराना है, इतना ही हमारा रोल है। हम फिजिकल एक्शन हमारी एजेंसी के हाथ में नहीं है, और ना हम करते हैं और ना कर सकते हैं, क्यों? इसके लिए तो बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह आर्मी को दी हुई है। तो आप मानते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, वो आने वाले दिनों में भारत के लिए बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है, और ये कंटिन्यूस रहेगा अगर इन्होंने जाके कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो। ये बहुत बड़ा, ये वही 71 वार वाले हालात पैदा हो रहे हैं मेरे हिसाब से। तो तब भी 2 करोड़ हिंदू जो है यहाँ इधर आ गए थे। अब ये मेरे ख्याल 70-80 लाख पे तो अब भी एक्शन हुआ ही है, जो अपन इनके घर वर तोड़ दिए, और वो एक किस्म से वहाँ अपने देश में ही खुद वो शरणार्थी हो गए हैं। तो सरकार को इसमें इंटरफियर करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और उम्मीद है रॉ के बारे में बहुत डिटेल्स में जो हमारे दर्शक हैं उनको जानने को मिलेगा। आपको ये शो कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर करिएगा। शुक्रिया।